साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में इसी कहानी के खंड 2 भाग 5 का 7वां बयान। तो आइए साथियों मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का। रोहतासगढ़ फतेह होने की खबर लेकर भैरव सिंह चुनार पहुँचे और उसके 2 ही 3 दिन बाद राजा दिग्विजय सिंह की बेईमानी की खबर लेकर कई सभार भी जा पहुँचे। इस समाचार के पहुँचते ही चुनारगढ़ में खलबली पड़ गई। फौज के साथ ही साथ रियाया भी राजा वीरेंद्र सिंह और उनके ख़ानदान को दिल से चाहती थी, क्योंकि उनके ज़माने में अमीर गरीब सभी खुश रहते थे। आलिम और कारीगरों की कदर की जाती थी। अदना से अदना भी अपनी फरियाद राजा के कान तक पहुंचा सकता था। उद्योगियों और व्यापारियों को दरबार से मदद मिलती थी। अय्यार और जासूस लोग छिपे छिपे रियाया के दुख सुख का हाल मालूम करते और राजा को हर तरह की खबर पहुंचाते थे। शादी ब्याह में इज्जत के माफिक हर एक को मदद मिलती थी और इसी से रियाया भी तन मन धन से राजा की मदद के लिए तैयार रहती थी। राजा वीरेंद्र सिंह कैद हो गए, इस खबर को सुनते ही रियाया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई कि जिस तरह हो राजा को छुड़ाना चाहिए। रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर क्यों करे फतेह पानी चाहिए, ये सब सोचने विचारने के पहले महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने भैरव सिंह, राम नारायण और चुन्नीलाल को हुक्म दिया कि तुम लोग तुरंत रोहतासगढ़ जाओ और जिस तरह हो सके अपने को किले के अंदर पहुंचाकर राजा वीरेंद्र सिंह को रिहा करो। हम दोनों में से कोई भी आदमी मदद लेकर शीघ्र पहुंचेगा। हुक्म पाते ही तीनों अय्यार तेज़ और मजबूत घोड़ों पर सवार हो रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को अपनी फ़ौज में पहुंचे। राजा वीरेंद्र सिंह की आधी फ़ौज अर्थात 25,000 फ़ौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फ़ौज पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गई थी कि राजा दिग्विजय सिंह को बाहर से किसी तरह की मदद न पहुंचने पाए। 5-5, 700 बहादुरों को लेकर नाहर सिंह कई दफ़े उस पहाड़ी पर चढ़ा और किले के दरवाजे तक पहुंचना चाहा, मगर किले के बुर्जों पर से आए हुए तोप के गोलों ने उन्हें वहां तक न पहुंचने दिया और हर दफ़े लौटना पड़ा। जाहिर में तो वे लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी घड़ी हमला करते थे, मगर नाहर सिंह के हुक्म से 5-5, 7-7 करके जंगल ही जंगल रात के समय छिपे हुए रास्तों से बहुत से सिपाही, जासूस और सुरंग खोदने वाले पहाड़ पर चढ़ गए थे तथा बराबर चढ़े चले जाते थे और उम्मीद पाई जाती थी कि 2 ही 3 दिन में 1000-2000 आदमी पहाड़ के ऊपर हो जाएंगे। तब नाहर सिंह छिपकर अकेला पहाड़ पर चढ़ जाएगा और अपने आदमियों को बटोर कर किले के दरवाजे पर हमला करेगा। पहाड़ पर पहुंचकर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोदकर बारूद के जोर से किले का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खबर राजा दिग्विजय सिंह को बिल्कुल नहीं थी। भैरव सिंह ने पहुंचकर यह सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियों की तारीफ की तथा कहा कि यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि मुसाफिरों को जल्दी रास्ता नहीं मिल सकता, तथापि हमारे आदमी यदि ऊंचाई की तरफ ध्यान न देकर चढ़ना शुरू करेंगे तो लुढ़कते पुढ़कते किले के पास पहुंच ही जाएंगे। खैर, आप लोग जिस काम में लगे हुए हैं लगे रहिए। हम तीनों अय्यार पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अंदर पहुंचने का बंदोबस्त करते हैं। पहर रात बीत गई थी जब भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। भैरव सिंह कई दफ़े उस पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छी तरह घूम चुके थे, इसलिए इन्हें भूलने और धोखा खाने का डर नहीं था। ये लोग बेधड़क पहाड़ी पर चले गए और रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुँचे जिस समय कमला धड़कते हुए कलेजे के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ नेजा था। जिस समय वह नेजा चमकता था देखने वाले की आंखें चौंध दिया जाती थी। भैरव सिंह ने दूर से चमकते हुए नेजे को देखा, जिसे देखकर दोनों साथी अय्यार भी डर कर खड़े हो गए। भैरव सिंह चाहते थे कि जब वह औरत वहाँ से चली जाए तो कब्रिस्तान में जाए, मगर वे ऐसा न कर सके क्योंकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी
जो इस समय जान से हाथ धोकर उस राक्षसी के सामने खड़ी थी। हम ऊपर कई जगह इशारा कर आए हैं कि भैरव सिंह कमला को चाहते थे और वह भी इनसे मोहब्बत रखती थी। इस समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद न करना भैरव सिंह से कब हो सकता था। वे लपक कर कमला के पास पहुँचे। 2 अय्यारों को साथ लिए भैरव सिंह के अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसने जल्द से भैरव सिंह का हाथ पकड़ते हुए कहा, खूब पहुँचे। भैरव, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने ये औरत कौन है? कमला, मैं इसे नहीं पहचानती। राक्षसी, मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो? मुझसे पूछो। इस समय तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं भी इस फिक्र में थी कि किसी तरह भैरव सिंह से मुलाकात हो। भैरव, तुमने मुझे क्यों कर पहचाना? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना सुनकर वह औरत बड़ी ज़ोर से हंसी और अपने नेज़े को हिलाया। हिलाने के साथ ही नेज़े में चमक पैदा हुई और उसकी डरावनी हंसी से कब्रिस्तान गूंज उठा। इसके बाद उस औरत ने कहा, राक्षसी, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती हूँ? खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं। यह कहो कि अपने मालिकों को छुड़ाने की क्या फिक्र कर रहे हो? दिग्विजय सिंह 2 ही 3 दिन में तुम्हारे मालिक को मारकर निश्चिंत हुआ चाहता है। भैरव सिंह उस राक्षसी से बातें करने को तैयार थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि वह इनकी दोस्त है या दुश्मन, और उससे अपने भेदों को छिपाना चाहिए कि नहीं। यह सोच ही रहे थे कि इसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए कि इतने में कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई। उस औरत ने घूमकर देखा तो 4 आदमियों को इसी तरफ आते पाया। उन पर निगाह पड़ते ही वह क्रोध में आकर गरजी और नेज़े को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी। नेज़े की चमक ने उन चारों की आंखें बंद कर दी। औरत ने बड़ी फुर्ती से उन चारों को नेज़े से घायल किया। हिलाने के साथ ही साथ उस नेज़े में गजब की चमक पैदा होती थी। मालूम होता था कि आंखों के आगे बिजली दौड़ गई। वे बेचारे देखकर भी न सके कि उनको मारने वाला कौन है या कहाँ पर है। मालूम होता है कि वह नेज़ा जहर में बुझाया हुआ था, क्योंकि वे चारों जख्मी होकर ज़मीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठने की नौबत न आई। इस तमाशे को देखकर भैरव सिंह डरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा विचित्र नेज़ा है। इससे तो यह बात की बात में सैकड़ों आदमियों का नाश कर सकती है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम लोगों को भी सतावे। उन चारों को जख्मी करने के बाद वह औरत फिर भैरव सिंह की तरफ लौटी। अब उसने अपने नेज़े को आड़ा किया, अर्थात उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाईं तरफ और दूसरा दाहिनी तरफ रहे। जब तीनों अय्यारों और कमला को नेज़े का धक्का देकर एक साथ पीछे की तरफ हटाना चाहा, यह नेज़ा एक साथ चारों के बदन से लगा। उसके छूते ही बदन में एक तरह की झंझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जब उन चारों अर्थात भैरव सिंह, रामनारायण, चुन्नीलाल और कमला की आंखें खुली तो उन्होंने अपने को किले के अंदर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया। उस समय सुबह की सफ़ेदी आसमान पर धीरे धीरे अपना दखल जमा रही थी। अब हम पढ़ेंगे साथियों 8वां बयान। लेकिन 8वां बयान शुरू करें उससे पहले ये कि आप इस कहानी का यदि मज़ा ले रहे हैं तो पूरा आनंद आपको तब आएगा जब इसके पिछले वीडियो भी आप जो है देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि ये बेहद गजब कहानी है, बहुत ही रहस्यों से भरी हुई, अय्यारों से सजी हुई जादुई कहानी, जिसमें एक बार आदमी डूब गया तो डूबता ही चला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं 8वां बयान। बहुत दिनों से कामनी का हाल कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आज उसकी सुध लेना भी मुनासिब है। आपको याद होगा कि जब कामनी को साथ लेकर कमला अपने चाचा शेर सिंह से मिलने के लिए उजाड़ खंडर और तहखाने में गई थी, तो वहाँ से विदा होते समय शेर सिंह ने कमला से कहा था कि कामनी को मैं ले जाता हूँ, अपने एक दोस्त के यहाँ रख दूँगा। जब सब तरह का फसाद मिट जाएगा तब यह भी अपनी मुराद को पहुँच जाएगी। अब हम उसी जगह से कामनी का हाल लिखना शुरू करते हैं। गयाजी से थोड़ी दूर पर लालगंज नाम से मशहूर एक गांव फल्गु नदी के किनारे पर ही है। उसी जगह के एक नामी जमींदार के यहाँ जो शेर सिंह का दोस्त था, कामनी रखी गई थी। वह जमींदार बहुत ही नेक और रहमदिल था तथा उसने कामनी को बड़ी हिफाजत से अपनी लड़की के समान खातिर करके रखा। मगर उस जमींदार का एक नौजवान और खूबसूरत लड़का भी था जो कामनी पर आशिक हो गया। उसके हाव भाव और कटाक्ष को देखकर कामनी को उसकी नीयत का हाल मालूम हो गया। वह कुंवर आनंद सिंह के प्रेम में अच्छी तरह रंगी हुई थी।
इसलिए उसे इस लड़के की चाल ढाल बहुत ही बुरी मालूम हुई। ऐसी अवस्था में उसने अपने दिल का हाल किसी से कहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इरादा कर लिया कि जहाँ तक हो सके जल्द इस मकान को छोड़ ही देना मुनासिब है, और अंत में लाचार होकर उसने ऐसा ही किया। एक दिन मौका पाकर आधी रात के समय कामनी उस घर से बाहर निकली और सीधे रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुई। इस समय वह तरह तरह की बातें सोच रही थी। एक दफ़े उसके दिल में आया कि बिना कुछ सोचे विचारे बीरेंद्र सिंह के लश्कर में चले चलना ठीक होगा, मगर साथ ही ये भी सोचा कि यदि कोई सुनेगा तो मुझे अवश्य ही निर्लज्ज कहेगा और आनंद सिंह की आंखों में मेरी कुछ इज्जत नहीं रहेगी। इसके बाद उसने सोचा कि जिस तरह हो कमला से मुलाकात करनी चाहिए, मगर कमला से मुलाकात क्यों कर हो सकती है, न मालूम अपने काम की धुन में वह कहाँ कहाँ घूम रही होगी। हाँ, अब याद आया, जब मैं कमला के साथ शेर सिंह से मिलने के लिए उस तहखाने में गई थी तो शेर सिंह ने उससे कहा था कि मुझसे मिलने की जब ज़रूरत हो तो इसी तहखाने में आना। अब मुझे भी उसी तहखाने में चलना चाहिए। वहाँ कमला या शेर सिंह से ज़रूर मुलाकात होगी और वहाँ दुश्मनों के हाथ से भी निश्चिंत रहूँगी। जब तक कमला से मुलाकात न हो वहाँ टिके रहने में भी कोई हर्ज नहीं है। वहाँ खाने के लिए जंगली फल और पीने के लिए पानी की भी कोई कमी नहीं है। इन सब बातों को सोचती हुई बेचारी कामनी उसी तहखाने की तरफ रवाना हुई और अपने को छिपाती हुई जंगल ही जंगल चलकर तीसरे दिन पहर रात जाते जाते वहाँ पहुँची। रास्ते में जंगली फल और चश्मे के पानी के सिवाय और कुछ उसे न मिला और न उसे किसी चीज़ की इच्छा ही थी। वह खंडर कैसा था और उसके अंदर तहखाने में जाने के लिए छिपा हुआ रास्ता किस ढंग का बना हुआ था, यह पहले लिखा जा चुका है। पुनः यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कमला या शेर सिंह से मिलने की उम्मीद में उसी खंडर और तहखाने को कामनी ने अपना घर बनाया और तपस्विनियों की तरह कुंवर आनंद सिंह के नाम की माला जपती हुई दिन बिताने लगी। बहुत सी ज़रूरी चीज़ों के अतिरिक्त अय्यारी के सामान से भरा हुआ एक बांस का पिटारा शेर सिंह का रखा हुआ उस तहखाने में मौजूद था, जो कामनी के हाथ लग गया। यद्यपि कामनी कुछ अय्यारी भी जानती थी, परंतु इस समय उसे अय्यारी के सामान की विशेष ज़रूरत न थी। हाँ, शेर सिंह की जायदाद में से एक कुप्पी तेल कामनी ने बेशक खर्च किया, क्योंकि चिराग जलाने की नित्य ही आवश्यकता पड़ती थी। कमला और शेर सिंह के मिलने की उम्मीद में कामनी ने उस तहखाने में रहना स्वीकार किया, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी किसी से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन सूरत बदलकर कामनी तहखाने से निकली और खंडर के बाहर ही सोचने लगी कि किधर जाया जाए और क्या करें। एकाएक कई आदमियों की बातचीत की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और मालूम हुआ कि वे लोग आपस में बातचीत करते हुए इसी खंडर की तरफ आ रहे हैं। थोड़ी देर में 4 आदमी भी दिखाई पड़े। उस समय कामनी अपने को बचाने के लिए खंडर के अंदर घुस गई और राह देखने लगी कि वे लोग आगे बढ़ जाएं तो फिर निकलूं, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बात की बात में वे चारों आदमी एक लाश को उठाए हुए इसी खंडर के अंदर आ पहुँचे। इस खंडर में अभी तक कई कोठरियाँ मौजूद थी, यद्यपि उनकी अवस्था बहुत ही खराब थी। किवाड़ के पल्ले तक उनमें नहीं थे। जगह जगह पर कंकड़ पत्थर कतवार के ढेर लगे हुए थे, परंतु मसाले की मजबूती पर ध्यान दें तो आंधी पानी अथवा तूफान में भी बहुत आदमी उन कोठरियों में रहकर अपनी जान की हिफाजत कर सकते थे। खंडर के चारों तरफ की दीवार यद्यपि कहीं कहीं से टूटी थी, तथापि बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। कामनी एक कोठरी में घुस गई और छिपकर देखने लगी कि वे चारों आदमी उस खंडर में आकर क्या करते हैं और उस लाश को कहाँ रखते हैं। लाश उठाए हुए चारों आदमी इस खंडर में जाकर इस तरह घूमने लगे जैसे हर एक कोठरी दालान, बल्कि यहाँ की बित्ता बित्ता भर ज़मीन पर उन लोगों की देखी हुई हो। चूने पत्थर के ढेरों में घूमते और रास्ता निकालते हुए वे लोग एक कोठरी के अंदर घुस गए, जो उस खंडर भर में सब कोठरियों से छोटी थी, और 2 घंटे तक बाहर न निकले। इसके बाद जब वे लोग बाहर आए तो खाली हाथ थे, अर्थात लाश न थी। शायद उस कोठरी में गार्ड या रख आए हों। जब वे आदमी खंडर से बाहर या हो मैदान की तरफ चले गए, बल्कि बहुत दूर निकल गए, तब कामनी भी कोठरी से बाहर निकली और चारों तरफ देखने लगी। उसे आज तक यही विश्वास था कि इस खंडर का हाल शेर सिंह, कमला, मेरे और उस लंबे आदमी के सिवाय जो शेर सिंह से मिलने के लिए यहाँ आया था, किसी 5वें को मालूम नहीं है। मगर आज की कैफियत देखकर उसका ख्याल बदल गया और वह तरह तरह के सोच विचार में पड़ गई।
थोड़ी देर बाद वह उसी कोठरी की तरफ बढ़ी जिसमें वे लोग लाश छोड़ गए थे, मगर उस कोठरी में ऐसा अंधकार था कि अंदर जाने का साहस न पड़ा। आखिर अपने तहखाने में गई और शेर सिंह के पिटारे में से एक मोमबत्ती निकालकर और बाल कर बाहर निकली। पहले उसने रोशनी के आगे हाथ की आड़ देकर चारों तरफ देखा, फिर उस कोठरी की तरफ रवाना हुई। जब कोठरी के दरवाजे पर पहुंची तो उसकी निगाह एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखते ही वह चौंकी और डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मगर उसकी होशियार आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि वह आदमी असल में मुर्दे से भी बढ़कर है, अर्थात पत्थर की एक खड़ी मूरत है जो सामने की दीवार के साथ चिपकी हुई है। आज के पहले इस कोठरी के अंदर कामनी नहीं आई थी, इसलिए वह हर एक तरफ अच्छी तरह गौर से देखने लगी, परंतु उसे इस बात का खटका बराबर लगा रहा कि कहीं वे चारों आदमी फिर न आ जाए। कामनी को उम्मीद थी कि इस कोठरी के अंदर वह लाश दिखाई देगी जिसे चारों आदमी उठाकर लाए थे, मगर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। आखिर उसने ख्याल किया कि शायद वे लोग लाश की जगह मूरत को लाए हों जो सामने दीवार के साथ खड़ी है। कामनी उस कोठरी के अंदर घुसकर मूरत के पास जा खड़ी हुई और उसे अच्छी तरह देखने लगी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ जब उसने अच्छी तरह जांच करने पर निश्चय कर लिया कि वह मूरत दीवार के साथ है, अर्थात इस तरह से जड़ी हुई है कि बिना टुकड़े टुकड़े हुए किसी तरह दीवार से अलग नहीं हो सकती। कामनी की चिंता और बढ़ गई। अब उसे इसमें किसी तरह का शक नहीं रहा कि वे चारों आदमी जरूर किसी की लाश को उठा लाए थे, इस मूरत को नहीं। मगर वह लाश गई कहाँ? क्या ज़मीन खा गई या किसी चूने के ढेर के नीचे दबा दी गई? नहीं, मिट्टी या चूने के नीचे वह लाश दाबी नहीं गई। अगर ऐसा होता तो ज़रूर देखने में आता। उन लोगों ने जो कुछ किया इसी कोठरी के अंदर किया। कामनी उस मूरत के पास खड़ी देर तक सोचती रही। आखिर वहाँ से लौटी और धीरे धीरे अपने तहखाने में आकर के बैठ गई। वहाँ एक ताक यानी आले पर चिराग जल रहा था, इसलिए मोमबत्ती बुझाकर बिछौने पर जा लेटी और फिर सोचने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि वे लोग कोई लाश उठाकर लाए थे, मगर वह लाश कहाँ गई? खैर, इससे कोई मतलब नहीं। मगर अब यहाँ रहना भी कठिन हो गया, क्योंकि यहाँ कई आदमियों की आमदरफ्त शुरू हो गई। शायद कोई मुझे देख ले तो मुश्किल होगी। अब होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत कुछ काम करना है। कमला या शेर सिंह भी अभी तक नहीं आए, अब उनसे भी मुलाकात होने की कोई उम्मीद नहीं रही। अच्छा, 2-3 दिन और यहाँ रहकर देखना चाहिए कि वे लोग फिर आते हैं या नहीं। कामनी इन सब बातों को सोच ही रही थी कि एक आवाज़ उसके कान में आई। उसे मालूम हुआ कि किसी औरत ने दर्दनाक आवाज़ में यह कहा, क्या दुख ही भोगने के लिए मेरा जन्म हुआ था। यह आवाज़ ऐसी दर्दनाक थी कि कामनी का कलेजा कांप गया। इस छोटी ही उम्र में वह भी बहुत तरह के दुख भोग चुकी थी और उसका कलेजा जख्मी हो चुका था, इसलिए बर्दाश्त न कर सकी। आंखें भर आई और आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी। फिर आवाज़ आई, हाय, मौत को भी मौत आ गई। अब की दफ़े कामनी बेतरह चौंकी और यकायक बोल उठी, इस आवाज़ को तो मैं पहचानती हूँ, ज़रूर उसी की आवाज़ है। कामनी उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि यह आवाज़ किधर से आई। बंद कोठरी में आवाज़ आना असंभव है। किसी खिड़की, सुराख या दीवार में दरार हुए बिना आवाज़ किसी तरह नहीं आ सकती। वह कोठरी में हर तरफ घूमने और देखने लगी। यकायक उसकी निगाह एक तरफ की दीवार के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी और वहाँ एक सुराख जिसमें आदमी का हाथ बखूबी जा सकता था दिखाई पड़ा। कामनी ने सोचा कि बेशक इसी सुराख में से आवाज़ आई है। वह सुराख की तरफ गौर से देखने लगी। फिर आवाज़ आई, हाय, न मालूम मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। अब कामनी को विश्वास हो गया कि यह आवाज़ उसी सुराख में से आई है। वह बहुत ही बेचैन हुई और धीरे धीरे कहने लगी, बेशक यह उसी की आवाज़ है। हाय मेरी प्यारी बहन किशोरी, मैं तुझे क्यों कर देखूं और किस तरह मदद करूं। इस कोठरी के बगल में ज़रूर कोई दूसरी कोठरी है जिसमें तू कैद है, मगर न मालूम उसका रास्ता किधर से है। मैं क्यों कर तुझ तक पहुंचूं और इस आफत से तुझे छुड़ाऊं। इस कोठरी की कमबख्त संगीन दीवारें भी ऐसी मजबूत है कि मेरे उद्योग से सेंध भी नहीं लग सकती। हाय, अब मैं क्या करूं। भला पुकार के देखूं तो सही कि आवाज़ भी उसके कानों तक पहुंचती है या नहीं। कामनी ने मोखे यानी सुराख की तरफ मुँह करके कहा, क्या मेरी प्यारी बहन किशोरी की आवाज़ आ रही है। जवाब, हाँ। क्या तू कामनी है? बहन कामनी, क्या तू भी मेरी ही तरह इस मकान में कैद है? कामनी, नहीं बहन, मैं कैद नहीं हूँ, मगर
कामनी और कुछ कहा ही चाहती थी कि धमधमाहट की आवाज़ सुनकर रुक गई और डरकर सीढ़ी की तरफ देखने लगी। उसे मालूम हुआ कि कोई यहाँ आ रहा है। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहाँ पर पूरा होता है और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।